नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है नयन जोड़ के बाबू। विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे अग्रणी लेखक थे जिन्हें संसार भर में अपार ख्याति मिली और नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान से विभूषित भी किया गया। उनकी अनेक कृतियां प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित होकर चर्चित हुई हैं। उनकी सभी कहानियां मानवीय प्रेम को अपने में समेटे हुए हैं और पाठक के अंतर्मन को झकझोर देती हैं। हमारी कहानी के नायक नयन जोड़ के बाबू कैलाश चंद्र राय चौधरी हैं। वे एक प्रख्यात खानदान के बुझते हुए चिराग हैं। कहानी में एक प्रमुख पात्र और भी है, वह है एक अहंकारी युवक। क्या उस अहंकारी युवक की शरारत और छल कैलाश बाबू के स्वाभिमान को कुचल पाता है? आइए हम पढ़ते हैं नयन जोड़ के बाबू कथा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कहानी पसंद आए तो उसे शेयर भी करें। तो आइए सुनते हैं कहानी नयन जोड़ के बाबू। नयन जोड़ के जमींदार किसी जमाने में बाबू नाम से मशहूर थे। उस जमाने की बाबूगिरी का आदर्श बहुत सीधा नहीं था। आजकल जैसे राजा या राय बहादुर का खिताब पाने के लिए बहुत से भोज, दावते, नाच, घुड़दौड़, सलाम और सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही उस जमाने में आम जनता से बाबू उपाधि पाने के लिए काफी कष्टकर तपस्या करनी पड़ती थी। हमारे नयन जोड़ के बाबू लोग किनारी फाड़ने के बाद ही ढाके की धोती पहनते थे। क्यों? क्योंकि उसकी किनारी के खुरदुरेपन से उनकी कोमल बाबूगिरी को तकलीफ जो पहुंचती थी। वे लोग लाख रुपया खर्च करके बिल्ली के बच्चों की शादी किया करते थे और कहा जाता है कि एक बार किसी उत्सव के मौके पर दिन को रात बनाने की प्रतिज्ञा पूरी करने में इन लोगों ने अनगिनत बत्तियां जलाकर सूरज की किरणों की नकल करते हुए ऊपर से चांदी के सच्चे गोटे की वर्षा तक कराई थी। धन के इस अपव्यय से उस जमाने के बाबुओं की रईसी वंश परंपरा टिक नहीं सकती थी। हमारे कैलाश चंद्र राय चौधरी नयन जोड़ के उस प्रख्यात बाबू खानदान के एक बुझे हुए चिराग है। जिस समय इनका जन्म हुआ था तेल दीपक के तल में ही बाकी रह गया था। इनके पिता की मृत्यु के बाद नयन जोड़ की बाबूगिरी श्राद्ध शांति के कई एक असाधारण अनुष्ठानों से अपनी अंतिम ज्योति बिखेर कर अचानक बुझ गई। सभी जर जायदाद कर्ज के कारण बिक गई। कुछ थोड़ा बहुत बचा कुछ रहा, उससे बाप दादा का यश बनाए रखना असंभव सा हो गया। इसलिए नैन जोड़ छोड़कर अपने पुत्र को साथ ले कैलाश बाबू कलकत्ता आकर रहने लगे। लेकिन वह पुत्र भी अपनी एक बेटी और इस हत गौरव परिवार को पीछे छोड़ परलोक सिधार गया। हम लोग उनके कलकत्ता के पड़ोसी हैं। हमारा इतिहास उनसे बिल्कुल ही उल्टा है। मेरे पिता ने प्रयास से धन कमाया था। वे कभी घुटनों से नीचे धोती नहीं पहनते थे। वे कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते थे और हर संभव एक एक पाई बचाने की कोशिश किया करते थे। उन्हें बाबू उपाधि पाने की कोई लालसा भी नहीं थी। इस कारण मैं उनका इकलौता बेटा बड़ा ही आभारी हूँ। मेरा विचार है कि पढ़ लिख कर मैं जो शिक्षित बन गया हूँ और अपने प्राण और सम्मान की रक्षा के लिए पर्याप्त धन बिना प्रयास के पा गया हूँ, इतना ही मेरे लिए परम गौरव का विषय है। शून्य भंडार वाली पुश्तैनी बाबूगिरी के उजले इतिहास की अपेक्षा लोहे की तिजोरी में रखे प्रॉमिसरी और करेंसी नोट मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। मुझे लगता था कि कैलाश बाबू शायद मन ही मन हमारी अवज्ञा करते हैं। मुझे गुस्सा आ जाता और मैं सोचता कि दोनों में से अवज्ञा के योग्य कौन है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कठोर त्याग स्वीकार कर सभी तरह के प्रलोभनों को पार कर अथक परिश्रम और सतर्क बुद्धि के द्वारा सारी प्रतिकूल बाधाओं से जीवन भर एक एक चांदी की टन को समेटते हुए दौलत का एक ऊंचा पिरामिड निपट अपने हाथों से बना डाला, वह केवल क्या इसी कारण अवज्ञा के योग्य है कि उसने घुटनों से नीचे धोती नहीं पहनी। तब मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं ऐसी ऐसी बहसें किया करता था। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या नुकसान है। जिसके पास कुछ भी नहीं वह अगर अहंकार करके सुखी होता हो तो दमड़ी भर का भी मेरा नुकसान नहीं, बल्कि उस बेचारे को इससे अगर कुछ संतोष मिलता है तो मिलने दो। मैंने यह भी गौर किया कि मेरे सिवा कोई और कैलाश बाबू पर कभी नाराज नहीं होता।
इसका कारण यह था कि इतना निरीह व्यक्ति आमतौर से देखने में नहीं आता। क्रियाकर्म और सुख दुख में पड़ोसियों से उनका पूरा संपर्क था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी से मुलाकात होते ही वे हंसते हुए बड़े प्यारे ढंग से बोला करते और हर एक से सारे संबंधियों का कुशल मंगल पूछने के उपरांत ही उनका शिष्टाचार दम लेता था। यही कारण है कि किसी के साथ उनकी भेंट होती एक लंबी प्रश्नमाला की सृष्टि हो जाती। कहिए, कुशल से तो है? शशि का क्या हाल है? हमारे बड़े बाबू तो कुशल से है ना? सुना था मधु के लड़के को बुखार आ गया, अब तो ठीक है ना? हरिचरण बाबू को बहुत दिनों से नहीं देखा, खैरियत से तो है? तुम लोगों के राखाल का क्या हाल चाल है? और घर के बाल बच्चे तो सब खैरियत से है ना? आदि आदि। कैलाश बाबू बड़े साफ सुथरे व्यक्ति हैं। कपड़े लत्ते उनके पास ज्यादा नहीं थे, लेकिन मिर्जई, चादर, कुर्ता, यहाँ तक कि एक पुराना पलंगपोश, छोटी सी दरी, तकिए का एक गिलाफ, सब अपने हाथों से धूप में सुखाकर, झाड़ पोंछ कर ऐसे सलीके से उसे अलगनी पर तह करके रखते थे कि देखते ही बनता था। जब भी उन्हें देखता, लगता कि वे सज धज कर तैयार है। ऐसे बहुत कम सामान असबाब होते हुए भी उनका घर द्वार हर वक्त चमकता रहता। ऐसा लगता मानो उनके पास और भी बहुत कुछ है। नौकर के अभाव में अक्सर वे कमरे का दरवाजा बंद कर अपने हाथ से धोती चुना करते और चादर और कुर्ते की आस्तीन में बड़े जतन से चुन्नटे डाला करते। उनकी बड़ी बड़ी जमींदारियां और बहुमूल्य संपत्तियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक बेशकीमती गुलाबपाश और इत्रदान, एक सोने की तश्तरी, एक चांदी की फर्शी, एक बेशकीमती दुशाला और पुराने जमाने के पहनावे का एक जोड़ा और पगड़ी, इतनी चीजों को उन्होंने बड़ी ही कोशिश से गरीबी के ग्रास से बचा लिया था। कोई भी खास मौका होता तो यह सब चीजें निकलती और नए नजोड़ के बाबुओं की रईसी के दुनिया भर में मशहूर गौरव को बचा लेती। मोहल्ले के लोग उन्हें दादाजी कहा करते। उनके घर पर काफी लोग सदा ही इकट्ठे हो जाया करते थे, लेकिन गरीबी में कहीं तंबाकू का खर्च न बढ़ जाए, इस ख्याल से अक्सर मोहल्ले का कोई न कोई 2-1 सेर तंबाकू खरीद कर ले जाता और कहता, दादाजी एक दफे परखिए तो सही, गया जी का बढ़िया तंबाकू मिल गया, सो लेता आया। दादाजी 2-1 कश लगाकर कहते, हाँ हाँ, तंबाकू तो काफी अच्छा है भाई। बस इसी सिलसिले में वे 60-65 तोले के तंबाकू का किस्सा छेड़ देते और लोगों से पूछते कि किसी को उस तंबाकू का मजा लेने की ख्वाहिश है क्या। सभी लोग जानते थे कि कोई मजा लेने की इच्छा प्रकट कर भी दे तो जरूर उन्हें चाबी ढूंढे नहीं मिलेगी, या बहुत खोज तलाश के बाद वे कहेंगे कि घर का पुराना नौकर गणेश इतना नालायक है कि कब किस चीज को कहाँ रख देता है, कोई ठिकाना ही नहीं। गणेश भी बिना किसी तकरार के उनकी हर बात को स्वीकार कर लेता, इसलिए सभी लोग एक साथ कहने लगते, रहने दो दादाजी, वह तंबाकू हम लोगों के बर्दाश्त थोड़ी होगा, हमारे लिए तो यही अच्छा है। सुनकर दादाजी कुछ न कहकर सिर्फ मुस्कुरा देते और जब सब लोग विदा लेते तो वह वृद्ध ससाई कहने लगते, सो तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ तुम लोग मेरे यहाँ खाना पीना कब करोगे भाई? बस सभी लोग एक साथ जवाब देते, वह देखा जाएगा, कोई दिन विन तय कर लिया जाए, उसके बाद। सहृदय लोग उनकी आर्थिक स्थिति को जानते थे, लेकिन उनके मासूम स्वाभिमान और गौरव को तोड़ने की स्वप्न में भी कोई कोशिश न करते, बल्कि उनकी प्रसन्नता और निरीह अहंकार को बनाए रखने की ही यथासंभव सब कोशिश करते रहते। तब दादाजी कहते, यही अच्छा है, जरा बारिश हो जाए, ठंड पड़े, वरना इस गर्मी में गरिष्ठ भोजन कुछ ठीक भी नहीं होता। जब वर्षा होती तब दादाजी को कोई उनके वादे की याद नहीं दिलाता, बल्कि इसकी चर्चा कभी छिड़ भी जाए तो सभी कहने लगते, इस बरसात पानी में दावत का कोई मजा नहीं मिलेगा दादाजी। दादाजी के सामने उनके सभी इष्ट मित्र इस बात को मान लिया करते थे कि इस छोटे से मकान में रहना उनके गौरव के लिए बड़ा ही तकलीफदेह है, गरिमा को शोभा नहीं देता। आखिर कभी कभी दादाजी कहते, अरे रहने दो भाई, तुम लोगों के मैं निकट रहता हूँ, यही तो मेरा सुख है, वरना नयन जोड़ में आलीशान कोठी तो पड़ी हुई है, पर वहां मन नहीं लगता मेरा। मैं ये सोचता हूँ कि दादाजी भी जानते थे कि सभी लोग उनकी माली हालत के बारे में जानते हैं, और जब वे भूतकाल के नयन जोड़ को वर्तमान समझने का छल करते और बाकी सब लोग भी उसमें शरीक होते, तब वे मन ही मन समझ लेते कि परस्पर की यह छलना केवल एक दूसरे के प्रति सहृदयता के कारण ही है। लेकिन मुझे इससे बड़ी उलझन होती,
कम उम्र में दूसरे के मासूम गुरूर को भी चूर करने का जी चाहता है। लेकिन कैलाश बाबू बुद्धिहीन नहीं थे। कामकाज में उनकी सहायता और सलाह की सभी लोग कदर करते थे, लेकिन नयन जोड़ का बड़प्पन जताते वक्त वे अपना होश वास खो बैठते थे। सभी लोग उनसे प्रेम भाव रखते थे और उनकी बातों का आनंद लेते थे। इस कारण उनकी किसी भी असंभव बात को भी वे बिना रोक टोक के सुन लेते थे। कभी कभी तो मेरे मन में आता कि यह वृद्ध जिस झूठे किले का सहारा लेकर उसमें रह रहा है और समझ रहा है कि वह चिरस्थायी है, उस किले को सबके सामने में तोप के 2 गोले से उड़ा देता हूँ। किसी चिड़िया को डाली पर आराम से बैठे देखते कैसे शिकारी का मन करता है कि उसे गोली का निशाना बना ले, या पहाड़ी पर कोई गिरते हुए पत्थर को देखते कैसे बालक का मन करता है कि वो उसे ठोकर मारकर नीचे लुढ़का दे, ठीक वैसे ही कैलाश बाबू के झूठ इतने सरल थे, उनकी बुनियाद इतनी कमजोर थी और वे सच्चाई की बंदूक के सामने आकर सीना खोलकर ऐसे नाचते थे कि उन्हें क्षण भर में मटियामेट कर देने के लिए मुझे बड़ा ही आवेश आता। अपने अतीत के मनोभाव की छानबीन करने पर जहां तक मुझे याद आता है, मुझे लगता है कैलाश बाबू के प्रति मेरी आंतरिक विद्वेष का एक और गूढ़ कारण था। उसे जरा विस्तार से बताता हूँ। धनी व्यक्ति का बेटा होकर भी मैंने यथासमय एमए पास कर लिया। जवानी के होते हुए भी किसी तरह की बुरी सोहबत में पड़कर घटिया आमोद प्रमोद में हिस्सा नहीं लिया, और अभिभावकों की मृत्यु के बाद स्वयं मालिक बन जाने पर भी स्वभाव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने दी। इसके अलावा मेरा चेहरा ऐसा है कि अगर मैं अपने मुंह से अपने को सुंदर कहूँ तो वह अहंकार हो सकता है, लेकिन वह सच है। इसलिए बंगाल में विवाह के बाजार में मेरा काफी दाम है। मेरे लिए 10-10 हजार रुपए दहेज के प्रस्ताव दूर दूर से आने लगे, लेकिन कोई भी रिश्ता मेरे योग्य मुझे नहीं लग रहा था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दादाजी की एक पौत्री है, उसे मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन कभी भी वह मुझे रूपवती नहीं लगी। इसलिए उससे विवाह करने की कल्पना भी मेरे मन में कभी नहीं आई। लेकिन मन में सोचता था कि मैं सभी तरह से योग्यवर था, इसलिए कैलाश बाबू भी किसी आदमी के जरिए या स्वयं अपनी पौत्री से विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आएंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। तब मैं थोड़ा अपने आप को आहत महसूस करता था। सुनने को मिला कि उन्होंने मेरे किसी मित्र से कहा था कि नयन जोड़ के बाबू कभी किसी मामले में आगे बढ़कर किसी से कुछ प्रार्थना नहीं करते। कन्या चाहे चिरकुमारी बनी रहे, पर वे अपनी कुल प्रथा नहीं तोड़ सकेंगे। सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्सा बहुत दिन तक मेरे मन में बना रहा और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उनके इस आत्म सम्मान और घमंड को तोड़ कर ही रहूंगा। मेरे में क्रोध के साथ एक प्रकार का शरारतीपन भी विद्यमान था। वृद्ध को खामखा पीड़ा पहुंचाना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक ऐसी एक शरारत से भरी योजना मेरे दिमाग में आई कि उसे कार्यान्वित करने का लोभ मैं दबा न सका। पहले ही बता चुका हूँ कि उस वृद्ध को खुश करने के लिए लोग तरह तरह की झूठी मनगढ़ंत बातें भी गढ़ दिया करते थे। मोहल्ले के एक पेंशन याफ्ता डिप्टी मजिस्ट्रेट अक्सर कहते, दादाजी छोटे लाट साहब के साथ जब भी मेरी मुलाकात होती है ना, वे नयन जोड़ के बाबुओं का हालचाल के बारे में पूछताछ के बिना नहीं रहते। साहब का कहना है कि बंगाल में तो 2 ही पुराने रईस खानदान है, एक तो बर्दवान का राजा और दूसरे नयन जोड़ के बाबू। दादाजी बड़े खुश होते और भूतपूर्व डिप्टी साहब से भेंट होते ही तरह तरह के कुशल समाचार पूछने के साथ साथ ये भी पूछ लेते, छोटे लाट साहब खैरियत से तो है, मेम साहब कैसी हैं, उनके बाल बच्चे सब ठीक हैं। साथ ही साथ यह भी इच्छा प्रकट करते कि जल्दी ही किसी दिन वे उनसे मिलने जाएंगे। एक दिन सवेरे कैलाश बाबू के घर पर मैं गया। उन्हें अलग ले जाकर मैंने चुपके से कहा, दादाजी कल मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की लॉबी में गया था। उन्होंने नयन जोड़ के बाबुओं का जिक्र किया तो मैंने उनसे कहा कि नयन जोड़ के कैलाश बाबू तो कलकत्ता में ही है। सुनकर उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया कि वे आपसे मिलने नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि आज दोपहर को ही वे आपसे गुप्त रूप में आकर मिलेंगे जरूर। दूसरा कोई भी होता तो मेरी झूठ को पकड़ जाता। मैं यह बात किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहता तो वे भी हंस देते, लेकिन अपने ही बारे में होने के कारण इस बात पर उन्हें जरा भी शक न हुआ। जिस तरह वे इसे सुनकर खुश हुए, उसी तरह चंचल भी उठे। उन्हें कहाँ बिठाया जाएगा, क्या करना होगा, किस तरह से आवभगत की जाएगी, किस उपाय से नयन जोड़ के सम्मान की रक्षा होगी, वे सब कुछ तय करने के लिए चंचल उठे। इसके अलावा और एक समस्या थी कि वे तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो वे लाट साहब से बात कैसे करेंगे। मैंने कहा इसके लिए आप चिंता न करें, उनके साथ दुभाषिया रहता है, लेकिन छोटे लाट साहब की यह खास इच्छा है कि वे जब आपसे मिलने आए तो वहां कोई दूसरा ना रहे।
दोपहर को जब ज्यादातर लोग अपने अपने दफ्तर चले गए थे और बाकी लोग दरवाजों को बंद करके सो रहे थे, तब कैलाश बाबू के मकान के सामने एक बग्घी आकर रुकी। तमगा पहने चपरासी ने आकर उन्हें खबर दी कि छोटे लाट साहब तशरीफ ले आए हैं। दादाजी पुराने जमाने में प्रचलित सफेद अचकन पहने तैयार बैठे थे और एक पुराने नौकर गणेश को भी अपनी धोती और कुर्ता पहना दिया था। छोटे लाट के आने की खबर सुनते ही वे हांफते कांपते दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गए और झुककर बार बार सलाम करते हुए अंग्रेजी वेशधारी मेरे एक प्रिय मित्र को कमरे में ले आए। तख्तपोश पर उन्होंने अपना एकमात्र बहुमूल्य दुशाला बिछा रखा था। उसी पर उन्होंने नकली छोटे लाट साहब को बिठाकर उर्दू में लिखा हुआ विनय से भरा एक लंबा भाषण पढ़कर सुनाया। फिर नजर के बतौर सोने की तश्तरी पर बड़े कष्ट से बचाए हुआ वंश परंपरा से मिला अशरफियों का एक हार उन्हें भेंट कर दिया। पुराना नौकर गणेश गुलाब पाश और इत्रदान लिए खिदमत में हाजिर था। कैलाश बाबू बार बार अफसोस जाहिर करने लगे कि उनके नैनजोड़ की हवेली में हुजूर बहादुर के चरणों की धूली पड़ती तो वहाँ यथासाध्य उचित खातिर का इंतजाम कर सकते थे। कलकत्ता में तो हम प्रवासी हैं, यहाँ जल बिन मछली के समान हर मामले में लाचार होना पड़ता है। आदि आदि मेरे मित्र बड़ी ही गंभीरता के साथ लंबा हेड लगाए सिर को बार बार हिलाते रहे। अंग्रेजी कायदे के मुताबिक तो ऐसे मौके पर सिर पर टोप पहन के नहीं बैठा जाता, लेकिन मेरा मित्र भेद खुल जाने के डर से भरसक ढके रहने में ही अपनी खैरियत समझकर हेड को सिर से नहीं उतारना चाहता था। भोले भाले कैलाश बाबू और उनके पुराने नौकर के अलावा कोई भी आदमी एक बंगाली का यह छद्मवेश क्षण भर में पकड़ सकता था। 10 मिनट तक गर्दन हिलाने के बाद मेरा मित्र उठा और मेरे बताए अनुसार चपरासियों ने सोने की तश्तरी समेत अशरफियों का हार, तख्तपोश का दुशाला, नौकर के हाथ से गुलाब पोश और इत्रदान आदि सब लेकर अपनी बग्घी में रखवा लिया। कैलाश बाबू ने समझा कि छोटे लाट की ऐसी प्रथा होगी, इसलिए वो कुछ बोल न पाए। मैं छिपकर बगल के कमरे से देख रहा था और मेरी अपनी हंसी रुक न पा रही थी। अंत में जब मुझसे किसी भी तरह न रहा गया तो दौड़कर दूर के एक कमरे में घुस गया और वहां हंसी का वेग मुक्त करते ही अचानक देखा कि एक लड़की तख्त पर औंधी पड़ी सुबक सुबक कर रो रही है। सहसा मुझे कमरे में घुसते हंसते हुए देखकर वो उसी दम तख्त छोड़कर अलग खड़ी हो गई और आंसू से रुंधे कंठ से गुस्से से गरजती हुई मेरे मुंह पर अपनी अश्रुसिक्त बड़ी बड़ी काली आंखों से तेज बिजली से गिराती हुई बोली, मेरे दादाजी ने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोगों ने ठगने और धोखा देने आए हो? क्यों? और अंत में जब उसका गला ही रुंध गया तो मुंह में कपड़ा भरकर वह रो पड़ी। हाय, मेरा वह हास्य कहाँ चला गया? मेरे दिमाग में इतनी देर तक यह बात नहीं आई कि मैंने जो कुछ किया है वह नीरे मजाक के अलावा और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचानक लगा कि मैंने बड़े ही कोमल स्थान पर चोट पहुंचाई है। एकाएक मेरे किए हुए काम की विभत्स निर्दयता मेरे सामने स्पष्ट हो उठी। शर्म और पछतावे को लेकर मैं दुत्कारे हुए कुत्ते की तरह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। आखिर वृद्ध ने मेरा बिगाड़ा ही क्या था? उनके निरीह अहंकार ने कभी किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाई थी। फिर मेरे अहंकार ने ऐसा खूंखार रूप क्यों ले लिया? कहाँ तो मैं उनके निरीह आत्मगौरव को अपमानित करने गया था और कहाँ तो मेरा स्वयं का अहंकार ही चूर चूर होकर मैं आत्मग्लानि से लज्जित होकर नीचा हो गया था। इसके अलावा एक और मामले में भी मेरी आंखें आज खुल गई। सोचता रहता था कि मैंने उसे पसंद नहीं किया तो वह लाचार पड़ी है, कभी किसी को वह पसंद आ जाएगी तो उसी की हो जाएगी। लेकिन आज मैंने देखा कि इस घर के कोने में उस बालिका मूर्ति की ओट में एक स्वाभिमान और ममता से भरा हुआ मानव हृदय भी है। मेरे सामने उसका अंतःकरण जैसे साफ हो उठा। उस अंतःकरण के एक और धुंधला अतीत था और दूसरी ओर एक अनिश्चित भविष्य। क्या सिर्फ दहेज के रुपए और नाक कान आंख को देखकर ही कोई व्यक्ति पसंद किए जाने योग्य है? मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरे वृद्ध का सारा चुराया हुआ बेशकीमती सामान लेकर चोर की तरह चुपके दादाजी के घर पहुंचा। इच्छा थी कि किसी से बिना कुछ कहे यह सब चुपके से नौकर के हाथ में सौंप जाऊंगा। नौकर को न देख मैं हिचकिचा रहा था कि पास के कमरे में दादा और पौत्री की बातचीत सुनाई पड़ी। पौत्री स्वर में मिठास और स्नेह घोलकर पूछ रही थी, दादाजी, कल लाट साहब ने तुमसे क्या कहा था? दादाजी ने हर्षित चित्त से लाट साहब के मुंह से प्राचीन नैनजोड़ वंश की काफी तारीफ करने का वर्णन किया। बालिका यह सुनकर बड़ा उत्साह प्रकट करने लगी।
वृद्ध अभिभावक के प्रति इस मातृ हृदय छोटी सी बालिका के करुणा भरे छल को देखकर मेरी आंखें भर आई। बहुत देर चुपचाप बैठा रहा। अंत में दादाजी जब अपना किस्सा खत्म करके उस कमरे से चले गए तो मैं अपनी धोखेबाजी का सामान लेकर बालिका के सामने पहुंचा और चुपचाप सब सामान उसके सामने रखकर चला आया। अगले दिन मैं उनके घर गया। उस जमाने की प्रथा थी, फिर भी वृद्ध को देखकर मैं अभिमानवश किसी भी प्रकार का अभिवादन नहीं करता था, लेकिन आज मैंने उन्हें प्रणाम किया। दादाजी ने जरूर यह सोचा होगा कि कल उनके घर छोटे लाट के आने से ही सहसा मेरे मन में उनके प्रति यह आदर भाव बढ़ गया है। वे पुलकित हो 100 मुंह से छोटे लाट के बारे में मनगढ़ंत किस्सा बना बनाकर सुनाने लगे। मैं भी बिना कुछ टोके ध्यान से सुनने लगा। बाहर के दूसरे लोगों ने ये बातें सुनी। उन्होंने भी इसे कल्पित कहानी मान लिया और उनकी हर बात पर कौतुक से हामी भरते रहे। जब सब लोग उठकर चले गए तो मैंने बड़े ही सलज्ज भाव से दीनता के साथ दादाजी के सामने प्रस्ताव रखा। मैंने कहा, हालांकि नयन जोड़ के बाबुओं के वंश मर्यादा की तुलना में मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, फिर भी आपकी कन्या का हाथ मांगने की धृष्टता कर रहा हूँ। मेरा प्रस्ताव सुनते ही वृद्ध ने मुझे बाहों में भर लिया और आनंद के आवेश में बोल पड़े, मैं गरीब हूँ, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ हो सकता है। यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी भाई। मेरी कुसुम ने बहुत पुण्य किया है, इसी से आज तुमने यह बंधन स्वीकार किया। कहते कहते वृद्ध की आंखों से आंसू टपकने लगे। वृद्ध ने आज पहली बार अपने गौरवशाली पुरखों के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर यह स्वीकार किया कि वे गरीब हैं और मुझे पाकर नयन जोड़ के वंश का गौरव कुछ भी नहीं घटेगा। जब मैं उस वृद्ध को बेवकूफ बनाने की साजिश रच रहा था, वह वृद्ध मुझे परम सत्पात्र समझकर मेरी ही कामना कर रहा था। तो मित्रों, यहाँ हमारी कहानी नयन जोड़ के बाबू समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट करें और कहानी को शेयर भी करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।